हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में कुछ समय ही बचा हुआ है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को और भी तेज़ कर दें। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ तो जो आपका गद्यांश पद्यांश आता है उसमें आते हैं और कुछ ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। इसलिए बेसिक ग्रामर भी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 6-7 तो बड़ी संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस क्लास में आज हम 2-3 टॉपिक कर लेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, फिर आपको ये व्याकरण बार बार नहीं पढ़नी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोर नाच रहा है। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, ये आप सभी भी जानते हैं। जैसे मोहन, स्कूल, ये सब मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल किसी स्थान का नाम है, आम किसी फल का नाम है, मिठास कोई गुण है। ऐसे ही जानते हैं परिभाषा जो आप सभी को पहले से भी पता होगी, लेकिन फिर से जानते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनके उदाहरण हैं कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय आदि। राम, श्याम, सीता, जो भी आप अपने मन में किसी का भी नाम लेते हैं वो संज्ञा में ही आता है। अब जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये 5 संज्ञा के भेद हैं। अब इनको विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, श्याम, सीता, किरण, कोई भी नाम, जैसे आपका नाम। देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी नाम हो सकता है। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। शहरों के नाम, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, कोई भी नाम। पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी चीज़ का एक नाम, किसी भी एक व्यक्ति का नाम, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी देश का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी अच्छे से समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मनुष्य में लड़का, लड़का मतलब पूरी लड़का जाति को संबोधित करता है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भाई बहन, तो ये जो है पूरी जाति को संबोधित करता है। इसीलिए मनुष्यों में लड़का, लड़की, आदमी, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मोर, ये सब जो हैं ये भी अपनी एक जाति को प्रदर्शित करते हैं। गाय तो सारी गाय, किसी एक का नाम तो है नहीं, तो ये गाय हो गई, मतलब उसमें सारी गाय आ गई, तो वो अपनी पूरी जाति को ही संबोधित करते हैं। वस्तुओं के नाम, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। जैसे अब किताब हो गई तो रामायण किताब जो है वो एक एक उसका नाम है, रामायण है, उसका नाम है। अब इतनी सारी किताबें रखी हैं, उसमें से आपको रामायण ही उठानी है, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब कोई भी किताब, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे पदों या व्यवसायों के नाम, जैसे शिक्षक, तो शिक्षक के लिए सारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं देश दुनिया में, सभी के लिए कहा जा रहा है। लेखक, मंत्री, तो ये सभी आते हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा में। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में उस पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं।
धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं के नाम दूध, पानी, घी, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों का समूह में आता है जैसे परिवार, संघ, सेना, झुंड, और वस्तुओं के समूह में आता है गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती है। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे कि अभी आप कहें कि मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, तो आपकी गुस्सा को गिना नहीं जा सकता, तौला मापा नहीं जा सकता है, सिर्फ कहा जा सकता है वो तो एक भाव है जो आप प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। भाववाचक संज्ञा 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं, क्रियाओं से, संज्ञा से, विशेषण से। तो जो भाववाचक संज्ञा क्रियाओं से बनती हैं उन्हें जानेंगे। काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। संज्ञा से बनती हैं बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, शिव से शिवत्व। विशेषण से महिमा से महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। ये विशेषण है। जिसमें भी आपको भाव नज़र आता है वो भाववाचक संज्ञा में होगा। जैसे अच्छाई, बुराई, दया, प्रेम, स्नेह, गुस्सा, ये सभी भाव हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं या विकार 3 कारणों से होते हैं, लिंग, वचन, कारक। तो आइए अब लिंग पढ़ते हैं। इससे भी आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। पहले वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाला कोई लड़का है, और दूसरे वाक्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि दौड़ने वाली कोई लड़की है। इसमें लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है और लड़की स्त्री जाति का बोध कराती है। अतः संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध होता है कि संज्ञा जाति स्त्री है या पुरुष जाति है, इस विशेषता को लिंग कहते हैं। लिंग निर्धारण की परिभाषा देखेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, मोहन गाना गाता है, रमेश स्कूल जाता है। ये सब शब्द जो हैं राम, मोहन, रमेश, ये किसी लड़का होने का बोध कराते हैं, तो ये आते हैं पुरुष जाति में, पुल्लिंग में। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे राधा गाती है, मोनी नाचती है। ऐसे ही राधा और मोनी ये लड़की हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इनको कहेंगे स्त्रीलिंग। उम्मीद है आपको लिंग भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है वचन। वचन की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक के अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, बहुवचन और एकवचन। एकवचन और बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। बालक, बालिका, घोड़ा, ये एक वचन है क्योंकि इनसे एक के ही होने का भाव प्रकट हो रहा है। बालक, बालिका सब एक ही हैं। जैसे बालकों, बालिकाएं, घोड़े, ये बहुवचन का बोध कराएंगे अगर इनका आप बहुवचन शब्द बोलेंगे। चलिए बहुवचन भी अच्छे से समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती हैं, घोड़े दौड़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। मतलब पढ़ते हैं से आपको पता चल रहा है कि कई सारे बालक पढ़ रहे हैं। बालिकाएं, वो तो शब्द से ही पता चल रहा है कि खेलती हैं, कई सारी बालिकाएं खेलती हैं। घोड़े दौड़ते हैं,
बालक बालिकाएं और घोड़े, ये सारे आपके बहुवचन हैं। उम्मीद है आपको एकवचन और बहुवचन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिंग भी आपको समझ में आ गए होंगे और संज्ञा भी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।